सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान जिंदाबाद में आज बात होगी उन सितारों की जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। खेल हो या फिर कोई भी एक्टिविटी हो या सोशल मीडिया हो, हर शोबे में कारनामा अंजाम देकर पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया गया। पाकिस्तान में टैलेंट की यकीनन कोई कमी नहीं है। बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन का मकसद भी यह है कि इस माह अगस्त में उन लोगों को सामने लाया जाए जिन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया। और जो हुकूमत है उसको भी इस बात पर भरपूर तवज्जो देनी होगी कि ऐसे हीरोज़ को सपोर्ट किया जाए। जब ये इनफरादी तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर इतनी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं तो अगर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे और इनको ज़ाहिर है इनको जो माली मुश्किलात इनकी होती हैं उनको ख़त्म किया जाए और जो मुख्तलिफ फेडरेशंस हैं उनको भी फंड जारी किए जाएँ तो फिर ये बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। और हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका आपसे तारुफ कराते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम हमारे साथ हैं जिन्होंने बड़े बड़ों को ज़ेर किया है। कई बेहतरीन मुकाबले इन्होंने जीता। साथ ही हमारे होंगे गेमिंग की दुनिया में सब्ज़ हिलाली परचम लहराने वाले अरसलान ऐश। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि ये ई गेमिंग क्या है, वो किस तरह से इसके माहिर हुए और क्या क्या कारनामे वो अंजाम दे चुके हैं। जबकि टिकटॉक से मशहूर होने वाले लॉन्ग जंपर जिन्होंने 11 बाइक्स को क्रॉस करके एक तवील जंप लगाई, उसके बाद पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने भी इनसे रब्ता किया। बहुत ही कम वक्त में इन्होंने अपना लोहा मनवाया। उनसे भी बात करेंगे। मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रोफेशनल बॉक्सर हैं और बड़े मुकाबले इन्होंने जीते हैं जिसके बाद कई एहलकारों ने इनको सराहा भी। और वसीम हमारे साथ ही मौजूद हैं तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के टॉप बॉक्सर मोहम्मद वसीम से। वसीम, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आपने जो मुकाबले जीते हैं उनकी तैयारी आप किस तरह से करते हैं, कितनी आपको हुकूमत की जानिब से मदद हासिल है, इनफरादी तौर पर आपको कौन कोच करता है, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं जब भी मैं जीत के आता हूँ इंटरनेशनल फाइट्स। तो मेरी तो ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में नहीं होती और मैं स्कॉटलैंड में ही रहता हूँ और MTK ग्लोबल जो वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग की है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा मुझे लुक आफ्टर करते हैं वो MTK वाले हैं। तो ट्रेनिंग भी मेरी वहीं पे होती है और फाइट्स भी मैं वहीं पे ही करता हूँ। तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन कहना मुझे यही पड़ेगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि मैं तो एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ, मैं तो यहाँ से चला गया हूँ इसलिए कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैंने वो अपॉर्चुनिटी अवेल की, MTK को साइन किया। लेकिन मुझे दुख होता है कि यहाँ पे हमारे और भी बॉक्सर्स हैं जो एमेच्योर बॉक्सिंग खेलते हैं जो फेडरेशन के अंडर है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे, उनको अच्छे कैंप्स दे ताकि वो भी आगे आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सही। तो वसीम, ये आपका अपना शौक था, बचपन से आप बॉक्सर बनना चाहते थे, इसीलिए आपने बचपन से अपनी ये प्रैक्टिस शुरू की और आज आप प्रोफेशनल बॉक्सर हैं? जी बिल्कुल, मेरा बहुत ही शौक था। बचपन 98 से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की है। घर के पास ही एक छोटा सा बॉक्सिंग जिम था, उसमें मैंने एडमिशन ली और 8 साल 9 साल उम्र थी मेरी, वहाँ से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट ली। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल जीते बॉक्सिंग में और कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, इस तरह बड़े बड़े इवेंट्स में 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बना WBC का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से हुआ और एक मेहनत की और एक सही जोश था कि कुछ कर लूँ अपने फील्ड में, बॉक्सिंग में, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। तो आज बहुत प्राउड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम टॉप 5 में हूँ वर्ल्ड में। तो 3 बॉडीज़ में WBA, IBF और WBC में 2 वेट क्लास में चैम्पियन रहा हूँ। तो एक बड़ी बात है मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए, कि मैंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। चलें वसीम, आपसे ये भी जानेंगे कि किसको देखकर आपको ये शौक़ पैदा हुआ और आप जैसे जो दूसरे लोग जो दूसरे प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं वो किस तरह से आपकी तरह अपना नाम रोशन कर सकते हैं, कितनी मेहनत की उनको ज़रूरत है, सब बातें भी आपसे पूछेंगे। लेकिन जी, तो वसीम ने 2010 में आपने 3 मेडल जीते, एक कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल, एक में कांसी का तमगा, एक में चांदी का तमगा। ये इतनी अर्ली एज में इतनी ज़्यादा आपने मेहनत की कि दुनिया के कई ममालिक के बॉक्सर्स को शिकस्त दे दी। कैसे इतनी मेहनत की आपने, किसने आपको कोच किया, जो आपके बचपन के दिन थे, ज़रा उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरा ट्रेनर है मोहम्मद तारिक सिद्दीकी और जैसे आप लोगों को पता होगा कि प्रोफेसर चौधरी अनवर जो आईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट थे, तो हमारा नेशनल कैंप होता था वहाँ पे कराची
कोचिंग सेंटर में। तो वहाँ पे क्यूबन्स कोच और हमारे जो ट्रेनर है मोहम्मद तारिक साहब, ये हमें काफ़ी अच्छे ट्रेन करते थे। तो वहाँ से हम उठे और आहिस्ता आहिस्ता फिर ट्रेनिंग कैंप्स ज्वाइन किए, काज़ाकिस्तान, रशिया और बड़े बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेशन की और मेडल जीतने लगे। तो शौक़ काफ़ी बढ़ता रहा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में जब मैंने लास्ट टाइम मेडल जीती, फिर उसके बाद मुझे एक बहुत बड़ा ऑफ़र हुआ कोरिया से। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें प्रोफेशनल बॉक्सिंग की। तो जैसे आपको पता है पाकिस्तान में बॉक्सिंग में और दूसरे स्पोर्ट्स में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती, और पाकिस्तान से बाहर बॉक्सिंग को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जैसे आपको पता होगा फ्लोरिडा में वेदर है। 3 साल मैंने उसके अंकल के साथ ट्रेनिंग की अमेरिका में, लास वेगास में। फिर मैं वर्ल्ड नंबर 1 बना WBC का। फिर 2 दफ़ा मैंने अपने टाइटल को WBC का डिफेंड किया। फिर 2018 में IBF वर्ल्ड टाइटल खेला। तो इस तरह मतलब काफ़ी मेहनत की थी और बचपन से ही मेडल जीत रहा हूँ और 14 साल की उम्र से इंटरनेशनल मेडल जीत रहा हूँ बड़े बड़े इवेंट्स में, और ये पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह वसीम, जब कोरिया ने आपको अपनी सिटीजनशिप ऑफर की, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने रखा, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी, और फिर क्या इनकार कर दिया आपने उनको साफ ही, पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी? जी बिल्कुल। मैं जब 2016 में जब मैं वर्ल्ड नंबर 1 हुआ वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, उन्होंने मुझे ऑफ़र की, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर दूसरे कंट्री में जब होते हैं, जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल आमिर खान को आप ले लें, माशाल्लाह उसको इंग्लैंड से उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, उसको अच्छे स्पॉन्सर्स हैं, आजकल वो वहीं पे ही होता है। तो वहाँ पे जितने भी टॉप क्लास के बॉक्सर्स हैं उसको स्पॉन्सर्स अच्छे मिलते हैं। तो कोरिया जब मैं पाकिस्तान आता था तो यहाँ से मुझे मतलब स्पॉन्सर्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर आप कोरिया आएंगे तो कोरियन पासपोर्ट आप लेंगे तो आपको हम बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स भी देंगे, क्योंकि आपकी शहरियत कोरियन होगी। तो उसके बाद हर कोई आप में इंटरेस्ट लेगा, आप रहेंगे भी यहीं पे, तो आपको स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा 2018 में ख़त्म हुआ और मैं उसमें बहुत सक्सेसफुल रहा। उस कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल रहे और मैंने उसमें 8 फाइट्स के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में वो सारे मैंने जीते हैं। तो अब एक MTK ग्लोबल के साथ हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कॉन्ट्रैक्ट है और फाइट्स कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और होपफुली 2021 में इंशाल्लाह के वर्ल्ड टाइटल खेलूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। सही। चलें वसीम, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। ज़ाहिर है आपने जो कामयाबी हासिल की उसमें पाकिस्तान बड़ा रोशन आपने किया, और अब आपको हुकूमती सरपरस्ती मजीद किस तरह मिल सकती है और मजीद आप किस तरह नाम रोशन कर सकते हैं, इस बारे में भी आपसे बात करते हैं। आपको तो पूरी दुनिया जानती ही है, लेकिन इस बात का भी इम्कान बहुत ही कम है हमारे नाज़रीन के लिए कि हमारे नाज़रीन में से कोई अरसलान ऐश के नाम से वाकिफ़ ना हो। गेमिंग बचपन से ही गेम्स वगैरह खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। अरसलान, किस तरह से शौक पैदा हुआ कि आप चैम्पियन बने? 2019 में आपने टाइटल भी जीता जिसमें 9000 पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे, कई ममालिक के लोग मौजूद थे, तकरीबन 80 ममालिक के लोगों ने इसमें शिरकत की और आपने टाइटल जीता। कितनी मेहनत की आपने और कितना शौक था आपको इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बहुत शुक्रिया आपके, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस ट्रांसमिशन में। और शौक मुझे बचपन से था। मैं जब छोटा था तब इससे मैं गेम खेलता, 6 साल की उम्र से मैं गेम खेलता रहा हूँ, लेकिन बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, फाइनेंशियली भी, और घर से सपोर्ट नहीं थी शुरू में, क्योंकि गेमिंग को या दूसरे प्रोफेशन को देखा जाए, बॉक्सिंग को या किसी क्रिकेट को, तो समझ आती है कि किसी ने कहना है कि मैंने इसके अंदर कैरियर बनाना है, तो माँ बाप को समझ आती है कि चलो ठीक है, अगर एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर जीत भी रहा है, तो क्योंकि काफ़ी लोगों ने बना चुके हैं और इस प्रोफेशन को बहुत इज्जत हासिल है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर। तो मेरे लिए एक ये डिसएडवांटेज है यहाँ पे कि इस गेमिंग के अंदर मैं अपना कैरियर बना सकूँ। तो क्योंकि पाकिस्तान में आज तक कोई प्रोफेशनल गेमर था ही नहीं और प्रोफेशनल गेमिंग का तस्वुर किया ही नहीं जा सकता ऐसे कंट्री में जहाँ पे प्रोफेशनल गेमर की तादाद बहुत कम हो या ना होने के बराबर हो, और किसी को भी पता, अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता कि प्रोफेशनल गेमर की लाइफ क्या है, और एक गेमिंग भी प्रॉपर एक प्रोफेशन है। तो मेरे लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना था, घर से भी वहाँ से भी, लेकिन बहुत मेहनत। मैं शौक था मुझे, ये नहीं था कि मैं बड़ा होऊंगा, बाहर जाके मैं खेलूंगा और जीतूंगा जाके, बस शौक था मुझे। तो ये बताइए कितने घंटे रोज गेम खेलते थे आप? क्योंकि आमतौर पर घरों में जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को गेम नहीं खेलने की इजाजत देते, तो कहते हैं पढ़ो लिखो ताकि रिजल्ट्स बेहतर आए, गेम्स वगैरह छोड़ो। कितने घंटे आप रोजाना गेम खेलते थे?
अब की बात करूं कि पहले की मतलब कि छोटे होते से तो बहुत कम स्कूल कॉलेज जाया करते थे, तो फिर लेकिन 2018 से 15 से 18 तक मैं खेला करता था 8 घंटे दिन में गेम। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि वो 8 घंटे आप उस वक्त से गेम खेल रहे हैं और आज तक आपकी ये प्रैक्टिस है, इतनी देर आप गेम खेलते हैं, ये टाइम आपने अलग से मखसूस किया हुआ है? नहीं, क्योंकि जब मैंने प्रोफेशनल गेमिंग में आया 2018 के अंदर, तब के बाद से शायद आप कह लें कि मैं दिन के अंदर 10 घंटे भी खेलता हूँ, 9 घंटे भी, डिपेंड करता है कि टूर्नामेंट कब है और कितनी देर पहले टूर्नामेंट है, उस पर ये डिपेंड करता है। अगर टूर्नामेंट हफ्ते बाद है तो हम अपना टाइम बढ़ा देते हैं, गेम खेलने का हम 10 घंटे तक ले आते नहीं तो नॉर्मली 6 घंटे 7 घंटे खेलते हैं। सही, तो चलें अरसलान ये बता रहे हैं कि ज़ाहिर है गेम खेलकर भी अगर आप डेडिकेशन के साथ गेम खेलें, शौक से गेम खेलें तो प्रोफेशनली ये भी आपको बड़ा फ़ायदा दे सकता है। तो अरसलान आपकी तरफ वापस भी आते हैं, वसीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सलमान के साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त आजकल हम देखते हैं कि टिकटॉक्स हमें दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया ऐप है टिकटॉक, और तो सलमान नुमान के ये टिकटॉक्स आपने देखे तो सिर्फ 2 टिकटॉक्स हैं, इन्होंने लातादार टिकटॉक्स ऐसे ही बनाया है जिसमें बड़े हल्के फुल्के अंदाज में इन्होंने लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की भी कोशिश की है। तो सलमान, कितने टिकटॉक्स अभी तक आप बना चुके हैं, कितने आपके फॉलोअर्स हैं, कितना आपको फॉलो किया जाता है, कैसे शौक आप में पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे हमेशा से शौक़ था कि मैं लोगों को हंसाऊँ। सो बेसिकली एक ऐप आई टिकटॉक जिसके थ्रू लोग अपना टैलेंट दिखा सकते थे, लोगों को हंसा सकते थे, बता सकते थे, तो अपॉर्चुनिटी थी, अच्छा लगा काम करके लोगों को हंसा के। तो फॉलोवर्स तो अराउंड 1.4 मिलियन है और वीडियोस तकरीबन 580 मोस्टफुली। 1.4 मिलियन आपके फॉलोअर्स, यानी 14 लाख के करीब। तो ये कब से आपने टिकटॉक्स का आगाज़ किया? अराउंड 11 मंथ्स अगो। 11 महीने में आपने 14 लाख फॉलोअर्स बना लिए। कोई मखसूस टॉपिक ऐसा होता है जिसकी तरफ आप ज़्यादा वो देते हैं, कोशिश करते हैं कि उसमें थोड़ी सी लाइटर कोई कॉमेडी शामिल हो, कोई हंसना हंसाना शामिल हो? मोस्टली मेरी जो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है कॉमेडी और दूसरी होती है सॉन्ग्स की पैरोडीज़। अच्छा, तो सॉन्ग की पैरोडीज़ करना, और जो भी मुझे लगता है कि ये ट्रेंड बन रहा है टिकटॉक के ऊपर, एक ट्रेंड आया है, इसको मुझे ना बिगाड़ना है, तो उसकी पैरोडीज़ करके लोगों को हंसाना, ठीक है, और साथ साथ फिर कॉमेडी तो मेरी चलती रहती है। ठीक है, चलें, जो कॉमेडी आप करते हैं, आप इस पर आपका जो कंटेंट होता है वो अपना होता है या कहीं से इस कंटेंट को अडॉप्ट करते हैं? मतलब इस पर भी बात करते हैं। सलमान, आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूं, तो वसीम भी हमारे साथ मौजूद थे। वसीम, अब ये बता दीजिएगा कि हुकूमती सतह पर किस तरह से वो खिलाड़ी जो कि नए लोग हैं, जो बॉक्सिंग में आना चाहते हैं, किस तरह हुकूमत उनकी मदद करे? एक फेडरेशन तो बनी हुई है, लेकिन क्या वो फेडरेशन प्लेयर्स को सपोर्ट करती है, उससे उन्हें आगे आने में मदद मिलती है? देखिए, यही बात है, फेडरेशन को ये करना चाहिए कि वो जो जितने भी फाइटर्स हैं, जितने भी पाकिस्तान में जो बॉक्सिंग में टैलेंट है, आपको शायद पता है या नहीं, मैं आपको एक बात शेयर करूं आपके साथ कि बॉक्सिंग वो स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मेडल है, उनमें हमारे मेडल सबसे ज़्यादा थे। लेकिन अभी हमारा ये हाल है कि हमारे पास ट्रेनिंग कैंप के लिए जगह नहीं है और लड़के ट्रेनिंग कैंप से महरूम में घरों में बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वो फेडरेशन को कहें कि इन लड़कों के लिए दोबारा से कैंप लगाएं ताकि ये लड़के यहाँ से जाएं और ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करें, उसके बाद वो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जाएं। आपको पता है आईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग में साल में 100 से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंटरनेशनल, तो हमारे लड़के तो उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जाते ही नहीं हैं, तो उनकी रैंकिंग्स आई नहीं वर्ल्ड में। तो मैं यही चाहता हूँ कि यही रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब खुद एक स्पोर्ट्समैन है, कि वो बॉक्सिंग को सपोर्ट करे, क्योंकि बॉक्सिंग में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं। बड़े बड़े, आपको पता होगा शायद, हुसैन शाह ओलंपिक में मेडल, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसी तरह के और बड़े बड़े बॉक्सर है जो गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में है, एशियन गेम्स में है और सेफ गेम्स में है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि बॉक्सर्स के लिए कैंप लगाएं और उनको अच्छी ट्रेनिंग दे, और पाकिस्तान में बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं। तो वसीम, जब गवर्नमेंट लेवल पे ये सपोर्ट नहीं मिल पाती तो आप अपने करियर में कहीं डीमोरलाइज तो नहीं हुए? जो नए लोग अभी आते हैं, जो बॉक्सिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस वक्त इस जो गवर्नमेंट का बिहेवियर है, सपोर्ट ज़ाहिर है वो इस वक्त उस तरीके से नहीं कर पा रही जितनी रिक्वायर्ड है, तो वो डीमोरलाइज तो नहीं हो जाते? देखिए, मैं तो एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, मुझे यहाँ से कुछ चाहिए नहीं होता और मुझे सब कुछ MTK जैसे मैं जाता हूँ वहाँ पे इंग्लैंड में 6 से 7 मंथ्स वहाँ पे कैंप करता हूँ, फिर उसके बाद मैं फाइट्स के लिए जाता हूँ। मुझे लुक आफ्टर सारे वो करते हैं, मेरे टिकट्स
मेरे एकोमोडेशन सब कुछ, मेरा रहना, मेरा ट्रेनिंग कैंप का पूरा खर्चा वो जो मेरी मैनेजमेंट कंपनी है वो करती है। मतलब मैं एज एक पाकिस्तानी, एज एक टॉप क्लास फाइटर मैं ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान में जो एमेचर बॉक्सर्स है, जो टैलेंट है, वो हमारी हैं। हम यही चाहते हैं कि वो भी आगे आए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आपको पता है सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग को इस टाइम लोग फोकस कर रहे हैं, बॉक्सिंग हो रही है पूरी दुनिया में। अमेरिका में आप फ्लोइड को देख के, फ्लोइड मनी मेवेदर $300 मिलियन का फाइट करता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि बॉक्सर्स को सपोर्ट करे, ताकि फिर पूरी दुनिया से पाकिस्तान में भी बॉक्सिंग के लिए लोग आए। सही। चले वसीम, सबसे मुश्किल जो आपका मैच था उससे मुतालिक भी आपसे पूछेंगे, सबसे मुश्किल हरीफ आपका कौन सा था और सबसे ज़्यादा खुशी कौन सा मेडल आपको जीत कर हुई, ये सारी बातें आपसे पूछेंगे। लेकिन अरसलान से भी ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। अरसलान, ये बताएं, जब आप ज़ाहिर इतनी 8-8 घंटे 7-7 घंटे आप गेम खेलते थे, तो फिर अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को किस तरह से टाइम देते थे? उसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? किसी ज़माने में, किसी साल में आप फेल वगैरह तो नहीं हो गए? नहीं, मैं असल में शुरू से स्कूल में भी वो टैलेंटेड लड़का रहा हूँ, लाइक मेरी पोजीशन आती रही है हमेशा से। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब गेम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लग पड़ा था, मेरी पढ़ाई हर्ट होने लग पड़ी थी। लाइक मैं CA कर रहा था और साथ साथ मैं गेम भी खेल रहा था 2 साल पहले की, 3 साल पहले की बात है। तो तब मेरी CA की स्टडी हर्ट हुई थी, लेकिन मैं पास हो गया था, लेकिन बहुत गंदे नंबरों से पास हुआ था, लेकिन पास हो गया था। ज़रूर हर्ट होती है। तो क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी प्रोफेशनल आपने चूज़ करना, प्रोफेशन चूज़ करना आपने, तो आपको एक चीज़ पे रहना पड़ता है। आप 2 चीज़ों में जा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते मैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ और साथ में क्रिकेटर भी बन सकता हूँ। मतलब आपको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ती है, एक लाइन आपको चूज़ करनी पड़ती है। तो फिर मुझे गेमिंग की लाइन चूज़ करनी पड़ी, क्योंकि मेरे जो ओपोनेंट थे, मेरे जो कॉम्पिटिटर थे, वो दुनिया के, कोरिया के प्लेयर्स थे और जापान के प्लेयर थे। वो सारा दिन खेलते हैं। एक प्रोफेशनलिज्म के साथ मैं चलना चाहता था, तो फिर इसलिए मेरी पढ़ाई इतनी छोड़नी पड़ी। सही हर्ट होती है। अच्छा, ठीक है। तो सलमान, आप बताइएगा, जो कंटेंट आप इसमें टिकटॉक में डिसाइड करते हैं, ये जिसको आप बनाते हैं ज़ाहिर ऑन कैमरा, तो ये खुद तैयार करते हैं या कहीं से कोई अडॉप्ट करते हैं? इसके लिए कोई किताबें वगैरह पढ़ते हैं? क्या तैयारी होती है इसकी? नहीं, जो मतलब मुझे लगे चलते फिरते रोडों पे किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो मुझे अच्छा लगे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो पब्लिक तक पहुँचे और पब्लिक भी हंस सके। मोस्टली बातें बैठे बैठे आ जाती हैं कि यार ऐसा करेंगे तो पब्लिक हंसेगी। मतलब उमर शरीफ साहब के बड़े फ़ैन रहे हैं हम, तो उनसे बहुत सीखा है। एक तो पाकिस्तानी में कॉमेडियंस के अंदर टैलेंट इतना है माशाल्लाह से, उनसे बहुत सीखने को मिला। तो एक आ गई कॉमिक टाइमिंग आ गई थी एक, तो अवेल किया उसको। तो जितने भी कॉमेडियंस हैं, इनमें आपका कौन फेवरेट कौन है? और क्या एक्टिंग कॉमेडी का आपको शौक था? स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ आपने जाने का नहीं सोचा? बिल्कुल जी, स्टैंड अप कॉमेडीज़ और सिंगिंग वगैरह तो मेरी हमेशा से रही है। मतलब कभी भी कोई कॉन्सर्ट्स होते हैं उसके अंदर तो करता हूँ मैं सब कुछ ये। और उमर शरीफ साहब का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ हमेशा से, उनसे ही सीखा है पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा। तो उन्हीं के कंटेंट को और स्क्रिप्ट्स वगैरह को लेके फॉलो कर रहे हैं, कुछ अपना भी बनाने की कोशिश करते हैं? मोस्टली मेरा 90% मेरा अपना ही होता है, जो मुझे आए खुद, और मैं फिर परफॉर्म करता हूँ जितना हो सके अच्छा। चलें, अब आपका जो सबसे अच्छा जो आपको टिकटॉक लगता है वो कौन सा था? और कोशिश करेंगे कुछ यहाँ भी आपसे ज़रा लाइव अपने नाज़रीन के लिए कुछ करवाने की कोशिश करें। वापस मैं आपकी तरफ आता हूँ। वसीम, सबसे मुश्किल हरीफ आपका कौन रहा? कौन सा मैच जीत कर आपको लगा कि आपने बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला और लग नहीं रहा था कि ये जीत पाएंगे, लेकिन आखिर में जीत गए? और कौन सा ऐसा वो मेडल है जो आपको जीत कर सबसे ज़्यादा खुशी महसूस हुई? देखिए, बहुत से मेडल्स हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें आप देखिए 82 कंट्रीज आते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। उसमें मैं 2 दफ़ा मैं मेडल जीता। और वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स में 100 कंट्री ज़्यादा थे, उसमें बेस्ट बॉक्सर हुआ, गोल्ड मेडल जीता। शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में बेस्ट बॉक्सर बना, गोल्ड मेडल जीता। इस तरह के बड़े इवेंट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उस टाइम हुआ और बहुत प्राउड फील किया जब आप कोई एक और बात बताऊं कि पूरे एशिया में WBC का कोई चैंपियन नहीं था और वो पाकिस्तान का मैं बना। तो उस टाइम मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत से कम फाइटर्स हैं जिनके पास WBC का टाइटल होता है। तो वन ऑफ द उनमें से मैं भी हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी टाइटल पाकिस्तान के लिए जीता। तो एक बहुत खुशी हुई थी उस दिन, मुझे नींद भी नहीं आई थी पूरी रात।
सही। तो वसीम, अब ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट की इस मामले में सपोर्ट है, अपने पूरे करियर में किसी मौके पर आपको ये शिकायत तो नहीं महसूस हुई, ऐसा तो नहीं लगा कि अगर हुकूमती सतह पर, फेडरेशन की सतह पर आपको सपोर्ट मिलती तो आप ज़्यादा बड़े स्टार बन सकते थे, ज़्यादा बड़ा नाम रोशन कर सकते थे? अभी भी आप एक बड़े स्टार हैं, आपने कई मेडल्स अपने नाम किए हैं, लेकिन शायद ये सब कुछ और जल्दी हासिल हो सकता था अगर हुकूमती सतह पर आपको सपोर्ट किया जाता। यही है कि इसलिए तो यही बात मैं कह रहा हूँ, मैं तो उस सिचुएशन से निकल आया हूँ। मैं तो एक बड़ी कंपनी के साथ ही हूँ, एक मैनेजमेंट कंपनी के साथ साइन हूँ, जो मुझे साल में 3 से 4 फाइट्स भी देते हैं और मुझे ट्रेनिंग कैंप्स भी देते हैं। जो मैं इंग्लैंड में होता हूँ या जाता हूँ, आयरिश क्या कहते हैं, बेलफास्ट में रहता हूँ या अमेरिका जाता हूँ, वेगस में ट्रेनिंग करता हूँ, तो वो सब कुछ मुझे लुक आफ्टर करते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन से जो हमारा नया टैलेंट है, जो एमेचर बॉक्सिंग कर रहे हैं, उनको भी लाया। अभी आप देखें, एक बॉक्सिंग में एक नया चीज़ भी आ गया है कि वो प्रोफेशनल बॉक्सर्स वो जाके ओलंपिक भी खेल सकते हैं। तो यही चाहता हूँ कि यही रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि उनको ट्रेनिंग कैंप दिया जाए और उनको अच्छे फैसिलिटीज़ दें ताकि वो भी ऊपर आए, पाकिस्तान का नाम रोशन करे। बॉक्सिंग तो आजकल मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली स्पोर्ट्स बन गई है। सही। तो वसीम, एक आइडियल एज क्या होती है किसी नए बॉक्सर के लिए? अगर कोई बॉक्सर बनना चाहता है, किस एज में वो आगाज़ करे अपनी प्रैक्टिस का, अपनी ट्रेनिंग का, और फिर कौन सी एज आइडियल है कि वो अपनी पीक पर पहुंच सकता है, ये मेडल्स या टाइटल्स अपने नाम कर सकता है? कितनी उम्र में आपने मेडल्स हासिल किए? आप देखिए, मतलब डिपेंड करता है उसके टैलेंट पर, डिपेंड करता है उसके दिमाग पर। इसमें सबसे ज़्यादा दिमाग का ही होता है कि जितना आपको मतलब कॉम्बिनेशन याद करना होता है और ट्रेनिंग में आप कितने अच्छे हैं। आई थिंक 10 साल और 8 साल के बीच में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉक्सिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जब आप 16-17 के होंगे तो आप प्रोफेशनल में जाएंगे तो फिर आपकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी होती है, आपका रिकॉर्ड भी अच्छा हो जाता है। तो आई थिंक यही सूट करता है कि आप 10 साल से करें। लेकिन इस तरह के भी हिस्ट्री में फाइटर्स हैं, जैसे सोनियो मार्किडो, जो उन्होंने 21 ईयर्स में उसने स्टार्ट ली बॉक्सिंग, पर वर्ल्ड चैंपियन बना। उससे पहले वो साइकिलिंग करते थे, वो साइकिलिस्ट थे। तो ये डिपेंड करता है उसके टैलेंट पर। लेकिन ज़्यादातर ये है कि टॉप क्लास के जितने भी बॉक्सर्स है, फाइटर्स है, जो पाउंड फॉर पाउंड में नंबर 1 में, जैसे वसीली लोमाचेंको है, इस तरह की जो टेनिस क्रॉफर्ड है, मैनी पकियाओ है, ये सारे छोटे उम्र से इन्होंने स्टार्ट ली है। 8 साल 9 साल की उम्र से जब आप बॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप काफ़ी आगे जाके बड़ा नाम बनाते हैं। आप आमिर खान को भी देखे हैं, उन्होंने भी इसी उम्र से बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, तो जाके 2011 में वर्ल्ड चैंपियन। सही। चलें, अब जब वसीम आप ज़ाहिर है अभी तो आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, लेकिन जब रिटायर हो जाएंगे फिर आपके आगे क्या इरादे हैं? कि आप पाकिस्तान में कोई अकेडमी बनाएंगे, नए आने वाले बॉक्सर्स को कोच करेंगे? इस बारे में पूछता हूँ, आपके पास वापस आता हूँ। और सलान, ये बताइएगा, जो ई गेमिंग है, क्या इसको एज प्रोफेशन आज की नई जनरेशन अपना सकती है? क्योंकि नॉर्मली लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, उसके बाद कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है। ज़ाहिर है एक जो माशी पॉइंट ऑफ व्यू है उस हवाले से भी देखना होता है। तो ये जो आपकी फील्ड है ई गेमिंग, क्या इसको अपना कर कोई अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है? बिल्कुल गुजार सकता है, क्योंकि मैं मेरा ज़्यादा टाइम तक जापान में रहता हूँ। रहता नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा जापान गया हूँ। और जापान जब मैं गया था तो वहाँ पे मैंने देखा है कि हर बंदा, बूढ़ा या जवान है, वो कोई ना कोई गेम से एसोसिएटेड है। और जापान के अंदर जिस तरह हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, इस तरह वहाँ पे ई स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, जो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं तवज्जो दी जाती इसके ऊपर। तो गेमिंग के अंदर कैरियर बनाना पाकिस्तान के अंदर तो बहुत मुश्किल है। अगर ग्लोबली बात करें तो अब बहुत से प्रोफेशनल प्लेयर हैं जो इसके अंदर से कैरियर बना रहे हैं जापान को। यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए था इसके ऊपर भी तवज्जो दी जाए, ई स्पोर्ट्स के ऊपर भी। लेकिन बना सकते हैं, क्योंकि अभी टेकन के अंदर बहुत से इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स हैं। पाकिस्तान मैंने स्पॉन्सर किया रेड बुल, मैं रेड बुल का एथलीट हूँ, उन्होंने पहला एथलीट हूँ पाकिस्तान का, रेड बुल ने स्पॉन्सर किया। तो कैरियर बन सकता है, मैंने बनाया, इस तरह काफ़ी लोगों ने टेकन के अंदर बनाया। दूसरी तो किस तरह से आपने अप्रोच किया? ये जो लास्ट ईयर जो आपने टाइटल जीता, इस कंपटीशन में आप किस तरह से शामिल हुए? कैसे आपको पता चला कि ये कंपटीशन है, इसमें शामिल होना है? और जो नए आने वाले हैं वो किस तरह इस कंपटीशन का पार्ट बन सकते हैं? मुझे
अब नेट से देखते हैं कि कौन सा कंपटीशन आने वाला है, क्योंकि ईवो जो मैं जीता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, जिस तरह क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है इस तरह का ईवो होता है। तो इसके लिए पहले मैं गया था, जिस तरह को मेरी सारी स्टोरी पता है कि मैं पहले गया था ओमान। वहाँ जाके मैं जब ओमान में टूर्नामेंट खेला था तो मुझे 20 कंपनी है दुबई की, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। फिर 20 कंपनी ने ही भी मुझे हर जगह भेजा, फिर उन्होंने ही यहाँ पे ईवो में भेजा था। तो इस तरह से ये सफ़र चला। सही। तो अरसलान, अब ये जो ईवो जो आप जीते हैं 2019 में, कितने अरसे बाद होता है और पाकिस्तान में ये ई गेमिंग इतनी कॉमन क्यों नहीं है? आमतौर पर लोगों को इतना शऊर, जो पेरेंट्स हैं उनको क्यों इतना शऊर नहीं है कि अगर वो अपने बच्चों को इसके लिए कॉन्फिडेंस दें तो उनका बच्चा आगे जाकर एक प्रोफेशनल गेमर बन सकता है? क्योंकि ये प्रोफेशन अभी पाकिस्तान में है ही नहीं। लाइक आप समझ रहे हैं कि कोई गेमर्स नहीं है। मतलब एक पेरेंट्स को होती है ना कि जैसे एक डॉक्टर है तो वो आप पेरेंट्स आपके जब जाते हैं हॉस्पिटल देखते हैं कि डॉक्टर है, बड़ा कामयाब है, तो अब ये एक चीज़ चलेगी तो ही पेरेंट्स को यकीन आएगा कि गेमर्स भी होते हैं, गेमर्स की एक लाइफ होती है, प्रॉपर उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, फिटनेस चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो एक चीज़ वजूद ही नहीं रखती, बहुत कम वजूद रखती है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए पेरेंट्स उनको इंकरेजमेंट नहीं मिलती पेरेंट्स को कि कि अपने बेटे को इस फील्ड में भेजे, क्योंकि उन्हें लगता है कि फील्ड में एक फील्ड का पता ही नहीं है तो किस तरह रिस्क ले सकते हैं। आई थिंक ये वजह कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ के अंदर, ये भी इस चीज़ का पता ही नहीं। ठीक है, चलें आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। जरा सलमान भी हमारे साथ यहीं मौजूद हैं। सलमान, वो जो आपके टिकटॉक्स थे उसकी कंटेंट पर हम बात कर रहे थे, एक ही तरह के टिकटॉक आप लाइटर नोट पर ही बनाते हैं या वो जो पैरोडीज़ करते हैं उन सियासतदानों की पैरोडीज़ करते हैं, एक्टर्स की पैरोडीज़ करते हैं, और कभी अगर उस पर किसी की नज़र पड़ जाए तो कोई बुरा तो नहीं बनाता? नहीं, आज तक कभी किसी ने बुरा तो मनाया नहीं, लेकिन मोस्टली मैं सॉन्ग्स की पैरोडीज़ करता हूँ। जो मेरा आगाज़ हुआ था पहली वीडियो का, वो इंडिया का एक गाना था कि कैसा सिला दिया वफ़ा का कैसा सिला दिया, तो उस पर मैंने बनाया था वो था अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो मैंने वीडियो बनाई थी कि अच्छा कुर्ता सिया तूने मेरे नाप का, नाप लिया मेरा सिया मेरे बाप का। तो बहुत चली थी, इंडिया तक गई थी, बहुत मशहूर हुआ था, एक आवाज़ लोग पहचानने लगे थे क्योंकि नया था मैं। तो अल्लाह ताला ने हमेशा माशाल्लाह से बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है इस काम में मुझे। अच्छा, इंडोर टिकटॉक्स भी बनाते हैं, आउटडोर भी बनाते हैं। जब आप आउटडोर बना रहे होते हैं, शूट कर रहे होते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं पेश आती है? लोग जमा हो जाते होंगे कि ये क्या हो रहा है, कोई ड्रामा शूट हो रहा है, कोई और वीडियो शूट हो रही है, कैसा रिस्पॉन्स होता है लोगों का? पहचानते हैं लोग? मोस्टली तो माशाल्लाह बहुत पहचानते हैं लोग, लेकिन ये होता है कि मोबाइल से बन रहा होता सब कुछ, तो इतना ज़्यादा लोग भाव नहीं देते ये देख कर कि बहुत बड़ा शूट नहीं हो रहा। लेकिन लोग माशाल्लाह पहचानते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि यार हमारे साथ भी बनाओ, या हमें भी फॉलोवर्स मिल जाएंगे, या नॉन पर्सनैलिटी हो तो हमें भी कोई लाइक कर लेगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे माशाल्लाह से, मतलब 14 लाख फैंस हैं, तो 5-10 तो खड़े हो जाते हैं हमें भाव देने के लिए, तो बड़ी बात होती है। बहुत शुक्रिया करता हूँ उन सब फैंस का जो फॉलो करते हैं या इज्जत देते हैं। अच्छा, जब टिकटॉक कोई नई ऐप आई थी उस वक्त इतनी मशहूर नहीं थी, कॉमन नहीं थी, लोगों को इतना शऊर भी नहीं था इसका। उस वक्त टिकटॉक आप बनाते थे, उस वक्त आपको इतनी उम्मीद थी कि एक मौका ऐसा आएगा कि 14-15 लाख लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके टिकटॉक देखेंगे, मशहूर होंगे आप? नहीं, दरअसल जब टिकटॉक ऐप आई थी उस वक्त तो मैं पाकिस्तान में ही नहीं था, मैं अपनी अब्रॉड स्टडीज़ कर रहा था। जब मैं वापस आया तो मुझे सिंगर बनना था। मैंने बड़े चक्कर काटे स्टूडियोज़ के और सब जगह के, किसी ने कोई भाव नहीं दिया सिंगर बनने के लिए। मतलब हर कोई भाग रहा होता है कि मुझे सिंगर बनना है, एक्टर बनना है। फिर उसके बाद मेरी बहन ने मुझे इनकरेज किया था कि टिकटॉक पे आएँ, तो मैं टिकटॉक पे आया, मैंने गाने गाना शुरू किए, लोगों ने फॉलो करना शुरू। उम्मीद तो कुछ नहीं थी क्योंकि बड़ा डर लगता है एक आर्टिस्ट को आगे बढ़ते हुए, स्ट्रगल करते हुए, बहुत डर लगता है कि मैं फेल ना हो जाऊं। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही फेलियर होना है, तो बहुत मुश्किल होती है, बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। यानी एक मौके पे आप स्ट्रगल करते करते डीमोरलाइज हो गए थे, फिर आपकी बहन ने आपका हौसला बढ़ाया तो आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि आप 14 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है, चलें अब आगे आपके भी क्या इरादे हैं कि अब प्रोफेशनल एक्टर सिंगर बनने का इरादा है या टिकटॉक को ही फॉलो, इसी को आप आगे अपने एज करियर के तौर पर लेंगे? आपसे भी पूछते हैं। वसीम, अब आप बताइएगा कि कुछ अरसे के बाद, चंद सालों के बाद, ज़ाहिर है आपने भी रिटायर होना है, हर प्रोफेशनलिस्ट को, हर स्पोर्ट्समैन को रिटायर होना होता है। उसके बाद कोई अकेडमी वगैरह खोलने का इरादा रखते हैं पाकिस्तान में जो नए बॉक्सर्स हैं उनको कोच करेंगे, कुछ इरादा है साहब का? जी बिल्कुल। अब तो एक बहुत बड़ी जिम्नेजियम मेरे नाम से बनी हुई है कैडेट कॉलेज उर्माड़ा में, नेवल जो पाकिस्तान नेवी है उन्होंने बनाई है। जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जिम बनाऊँ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान आर्मी का। वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मुझसे पूछते हैं और
इन्होंने अभी एक जो DHA कोटा बन रहा है यहाँ पर भी इन्होंने बुलाया है मुझे कि आप आएँ और हमारे साथ बैठें और ये चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा मेरे नाम से एक जिम्नेजियम यहाँ पर भी बने कोटा में। तो इंशाल्लाह लगे हुए हैं और एक जिम मैंने कराची में भी बनाना है बॉक्सिंग के लिए, जो हमारा जितना भी बॉक्सिंग में जो टैलेंट है उनको ऊपर लाने के लिए, तो उनको ट्रेन करने के लिए मेरे पास लोग भी है और एक जिम हम बना रहे हैं इंशाल्लाह वेरी सून। स्कॉटलैंड में ग्लासगो में भी एक बॉक्सिंग जिम मेरे नाम से बनेगी, तो वो उसमें भी लगे हुए हैं। और एक दोस्त और भी है जो अमेरिका में रहता है, वो भी कह रहे थे अमेरिका में भी एक जिम बनाएंगे अपने नाम से, तो लगे हुए हैं इंशाल्लाह। जिम तो अकेडमीज तो बनाएंगे और अपने जो टैलेंट है उनको ऊपर लेके आएंगे। स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप हर मंशियात से बचते हैं और गलत कामों से आप बचते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है। और ख़ासकर बॉक्सिंग एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, आपको खाने का भी ख्याल रखना पड़ता है, डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है, ट्रेनिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है, सोने का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो आप जो दुनिया ये दूसरे काम हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो ये एक अच्छी स्पोर्ट्स है, बहुत टफ स्पोर्ट है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अपने जो हमारा यूथ है हम उसको इस तरफ लेके आएँ ताकि वो भी आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करे और अपनी फैमिली के लिए। सही। चलें वसीम, एक स्पोर्ट्समैन का रूटीन कितना टफ होता है भी आपसे जानते हैं, लेकिन आपके एक मैच के कुछ मनाजिर देखते हैं, एक विनिंग मोमेंट, एक लास्ट मूव आपका, और फिर इससे मुतालिक भी आपसे पूछते हैं। पहले ये देख लें फिर बात करते हैं। Got to dig deep here now, not to give anything away. Some momentum. Oh, nice one shot, left hook shot there again there. Finishes the round the stronger of the two, looks to back the man up onto the ropes. Mohammed the Falcon. आओ सजाएं मिलके ये धरती अपनी माँ है, कुदरत के इस तोहफे पे तन मन धन अपना कुर्बान है। जी तो वसीम, कोई मुश्किल मैच जीतने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी होती है, दिमाग में क्या प्लान बनाते हैं, और कोई लास्ट मूव, कोई सीक्रेट मूव भी आपके पास होता है जो आखिर में बस अपने हरीफ को लगाएं और नॉकआउट कर दें? जी बहुत से होते हैं, जैसे ट्रेनिंग भी आपको काफ़ी टफ करना पड़ता है। आपको पता हो कि बॉक्सिंग एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो पूरी दुनिया की जितनी भी स्पोर्ट्स है उनमें सबसे ज़्यादा टफ स्पोर्ट्स बॉक्सिंग है। उसकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा टफ है। 12 राउंड आपको बॉक्सिंग करना पड़ता है, रिंग में आपको 12 राउंड लड़ना पड़ता है, उसके लिए आपको स्टेमिना भी अच्छा करना पड़ता है। तो सिर्फ हम सुबह उसके लिए उठते हैं ट्रेनिंग के लिए, सिर्फ यानी 15 to 16 माइल्स हम रन करते हैं। और फिज़िकल ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा उसमें होती है। बॉक्सिंग जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो ट्रेनर्स जो देते हैं वो अलग है, आपका सर्किट ट्रेनिंग अलग है, आपका डाइट काफ़ी न्यूट्रिशंस आपके पास है, वो आपको न्यूट्रिशन, जैसे मेरा न्यूट्रिशन इंग्लैंड से है तो वो मुझे जितने भी मेरे हर दिन का मेरा खाना है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजता है कि आपने आज ये खाना है और दिन को ये खाना है और डिनर में ये खाना है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। बॉक्सिंग एक टफ स्पोर्ट्स है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है। ये एक ऐसी स्पोर्ट नहीं है कि आप मतलब उसमें ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप जाके पार्टिसिपेशन करेंगे। तो वसीम, तो एक दिन में कितने घंटे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कितना जिम करना पड़ता है, कितने अपने मील्स, डाइट मील्स लेनी पड़ती हैं, क्या आपका रूटीन रहता है? और एक कोई नया प्रोफेशनल बॉक्सर कोई बनना चाहता है उसके लिए क्या ये प्लान होना चाहिए? देखिए, सुबह जब उठता हूँ तो एक जो डाइट होती है, बॉइल्ड एग्स होते हैं कुछ और एक बनाना वगैरह, ये वो जो न्यूट्रिशन बेचता है जो भी, यानी कॉम्प्लेक्स वगैरह जो भी, वो हर दिन उनका डाइट चेंज, हमारा डाइट हर दिन चेंज है वो डाइट प्लान। तो वो जो भी आपको कहेंगे तो आपने वो भी यूज़ करना है। पर इस तरह नहीं कि आपने उसको कह दिया कि मैंने ये आज लिया है, आपने उसको पिक्चर लेके व्हाट्सएप पे भेजना है किस टाइम में ये कर, छोटी सी वीडियो भी वो आपसे चाहते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस चीज़ में, वो आपको कहेंगे कि आपने ये करना है तो फिर ये करना है। तो सिर्फ सुबह तकरीबन 3 घंटे की ट्रेनिंग सेशन होती है, फिर उसके बाद आते हैं कुछ खाते हैं, जैसे कि डाइट के मुताबिक कुछ उठते हैं, 5 बजे दोबारा दूसरे ट्रेनिंग सेशन के लिए रेडी होते हैं, 3 घंटे फिर दोबारा। हमारा डाइट रूटीन और ट्रेनिंग रूटीन काफ़ी टफ है, तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप आउटिंग करें और दोस्तों के साथ बैठे या आप कोई दूसरी एक्टिविटी करें।
तो आपको ज़्यादातर गर्मी होते हैं, आप अगर कैंप में जाओगे तो फिर आप कैंप में होंगे, तो वहाँ पर बड़ी मुश्किल रूटीन होती है, बहुत ही टफ रूटीन होती है अगर किसी एक नौजवान को एक बॉक्सर बनना है। वसीम, आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूँ। अरसलान, ये बताइए, EVO 2019 जब आपने जीता, कौन सा गेम खेलकर या आपने हज़ारों लोगों को शिकस्त दी, 80 ममालिक के लोगों को हराया, और एक ही तरह के गेम में आप एक्सपर्ट हैं, मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं, जो लोग गेमिंग को एज प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, क्या उनको मुख्तलिफ गेम्स में एक्सपर्ट होना चाहिए या कोई एक गेम में एक्सपर्ट होकर भी जीत सकते हैं ये टूर्नामेंट? नहीं, मैंने टेकन 7 खेली थी और टेकन 7 के अंदर मैं जीता था, लेकिन मेरा ख्याल है एक गेम के अंदर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इंसान को एक टाइम पे। मुख्तलिफ गेमों में करोगे तो आपका अटेंशन डाइवर्ट होगी हर जगह, तो आपको एक गेम में अगर आपने जीतना है और इंटरनेशनल लेना तो एक गेम के अंदर ही आपको जीतना है, खेलना चाहिए। सही, यानी वो जो 8-8 घंटे 7-7 घंटे आप प्रैक्टिस करते थे, वो एक ही गेम आप खेला करते थे, तो एक गेम खेल खेल के आप बोर नहीं हो जाते थे? नहीं, क्योंकि आपके जो ओपोनेंट है, मिसाल है आप खेल रहे हैं तो आपके साथ 10 लोग हैं सेम लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ से मोटिवेशन भी मिलती है आपको, वो चीज़ आपको बोर नहीं देती। और एक गेम के अंदर एक चीज़ नहीं है, गेम में एक बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब देखने में बहुत सिंपल लगता है, मतलब बहुत चीज़ें हैं आपको डिस्कवर करनी पड़ती हैं। इवन कि मैं टेकन 7 3 साल या 4 साल बाद खेलने के बाद भी मुझे लग रहा है कि मुझे अभी बहुत चीज़ें डिस्कवर करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि आप बोर्ड कभी नहीं हो सकते अगर आपको ओपोनेंट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए आप कभी बोर नहीं हो सकते। तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से आई? सेल्फ मोटिवेशन मिली, खुद आपने अपने आप को मोटिवेट किया, या फैमिली फ्रेंड्स में किसी ने आपको कहा कि नहीं आप कर सकते हैं? जब तक आप नहीं जीते थे उस वक्त तक आपका हौसला कौन बढ़ाता था? नहीं, मुझे हमेशा से डीमोटिवेट किया गया। जब मैंने पहली दफ़ा मैं फ्रेंड से बात की, अपने फैमिली से बात की कि मैं बाहर जाके खेलना चाहता हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ टूर्नामेंट्स के अंदर, सबने कहा कि इम्पॉसिबल चीज़ है, कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। तो मुझे हमेशा से डीमोटिवेट किया जा रहा था क्योंकि ये चीज़ कभी हुई नहीं थी इस वजह से। जैसे कि अगर आप आमिर खान को देखें, किसी ने बॉक्सर बनना है तो आमिर खान को देख के मोटिवेशन तो मिलेगी ना, लेकिन पाकिस्तान में किसी ने इस तरह किया नहीं था। तो मैं खुद ही अंदर आया क्योंकि मैं रिस्क लेने का शौक है लाइफ के अंदर। मैंने लोगों से पैसे बकरे जब हम और मैंने कहा कि मैंने बस बाहर जाना है, मैंने खेलना है और मैं देखूंगा क्या होता है लाइफ में। इंसान को एक दफ़ा रिस्क लेना चाहिए क्योंकि पहला किसी ने किया तो क्यों नहीं मैं पहला बन जाऊंगा। इस तरह का किया मैंने, तो मैं पहला गया, मैं खेला जाके और फिर मैं इस तरह चैलेंज आपने लिया। जब आपने ये चैलेंज पूरा कर दिया, जब आप जीत गए, तो वो लोग जो आपको डीमोटिवेट करते थे, चाहे फैमिली के हो चाहे फ्रेंड सर्कल हो, फिर उनका रिएक्शन कैसा था? फिर उन्हें शर्मिंदगी हुई कि हम तो डीमोटिवेट करते तो ये चैंपियन बन गया? नहीं, वो फिर एयरपोर्ट पे लेने भी आए थे जिन्होंने डिमोटिवेट किया था। जो जिन्होंने किया था, जो मेरे दोस्त थे, बहुत करीबी दोस्त थे, तो फिर वो कहने लग पड़े कि हम भी जाया करेंगे, क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। तो अब मैं उन्हें क्या तो कुछ तंज तो नहीं कर सकता था बाद में आके, लेकिन हाँ, उन्हें खुद फील हुआ होगा कि ये गलत किया उन्होंने। सही। और सलमान, आपको भी डीमोटिवेट किया गया जब शुरू में आपने टिकटॉक्स बनाए? तो घर के बड़े देख के कहते होंगे किन चक्करों में पड़ गए, कोई काम धंधा करो, जो आजकल आमतौर पे नौजवानों को कहा जाता है। इन हालात का आपको भी सामना रहा? जी, मोस्टली ये तो होता है सबके साथ। प्रॉब्लम ये थी, मुझे सपोर्ट ये थी कि पहले मैंने पढ़ाई की है, अपना एक बिज़नेस खड़ा किया, सब कुछ करने के बाद जब मैंने ये सब स्टार्ट किया तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम घर की तरफ से तो नहीं थी, लेकिन रिश्तेदारों की तरफ से तो फुप्पो चाचियाँ तो आपको पता है फिर वो तो करती हैं कि ये किन चक्करों में पड़ गए हो, तुम अच्छा खासा कमाते हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, तो होता है। लेकिन वही लोग जब थोड़ी फेम आ गई, माशाल्लाह अभी बोल पे प्रोग्राम करता हूँ मैं नीचे, तो बहुत सपोर्ट करते हैं, वो बिल्कुल चेंज हो गए। सही जी। तो सलमान, ये जो टिकटॉक्स आप गाने शूट करते हैं, इसका पूरा पहले इसको बैठ के प्लान करते हैं, लिखते हैं, फिर उसको शूट करते हैं, क्या प्लान होता है जहन में? जी बिल्कुल, मुझे कोई आइडिया आ जाए कि यार प्रिसाइसली मुझे ये आवाम को मैसेज देना है और कॉमेडी के ज़रिए देना है, क्योंकि अगर ऐसे ही मैं जाके किसी को बोलूँ कि ये करो तो लोग बोलते हैं जा भाई अपना काम करो, लेकिन अगर उसी को मैं स्क्रिप्ट कर दूँ और लोगों को हंसा दूँ तो उसके बाद लोग उसको एक तो फॉलो करते हैं, ख्याल रखते हैं, ऊपर से फिर शेयर भी करते हैं, अपने पास स्टेटस लगाते हैं। आजकल इंटरनेट की दुनिया है, हर कोई स्टेटस लगाता है उन चीज़ों को, तो अच्छा लगता है पैगाम दे के, छोटे छोटे पैगाम अच्छी वीडियोस में देना। तो पहले रात को लिखी जाती हैं वीडियो, सोची जाती है कि सुबह ये करना है, फिर बताया जाता है किसी दोस्त को या भाई को अपने कि यार ये सुबह हम ये करेंगे, इतने बजे करेंगे,
फिर उसके बाद मज़ा आता है उसको करने में। सही, चलें अब 2-3 मिनट तक आप ज़रा, जब तक मैं वसीम की तरफ जाता हूँ, अरसलान की तरफ जाता हूँ, आप कोई अपना एक स्क्रिप्ट बनाएं, वो जो आपको यहाँ पर प्ले करना है। 2-3 मिनट में क्या आइडिया आप सोचते हैं, देखते हैं, फिर अपने नाज़रीन को एक लाइव आपकी परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं। वसीम, अब बताइएगा, जो आपके फैंस हैं, जो हुकूमत है इस वक्त, और जो नए प्रोफेशनल बॉक्सर्स आने वाले हैं, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आना चाहते हैं, क्या उनके नाम आपका पैगाम होगा? अपने फैंस से क्या कहेंगे? जो नए आने वाले लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? पहले तो मैं पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उससे यही है, मेरा एक मुतालबा समझो या एक रिक्वेस्ट समझो कि वो जितने भी एमेच्योर फाइटर्स हैं, जितने भी बॉक्सर्स हैं, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन है, उनको सपोर्ट किया जाए और उनको बाहर भेजा जाए ट्रेनिंग कैंप के लिए। आपको पता होगा कि ओलंपिक क्वालिफाई अब दोबारा से आने वाला है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करे बॉक्सर्स। पहले हमारे जो जितने भी बॉक्सर्स थे एमेच्योर बॉक्सिंग में, वो ओलंपिक में 5 से 6 लड़के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये 8-9 साल से ये और 10 साल से कि कोई भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सक रहा है, इसलिए क्योंकि हमको अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी डाइट और अच्छा कैंप नहीं मिलता। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो जितने भी बॉक्सर्स हैं, एमेच्योर बॉक्सर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। और मेरे जितने भी फैंस हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि वो बॉक्सिंग में है और आके बॉक्सिंग एंजॉय करे। एक अच्छी स्पोर्ट्स है, आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है। मेंटली आप स्ट्रांग रहते हैं बॉक्सिंग करते हैं। तो यही है कि और चलें, आपका पैगाम आ गया। अरसलान, आप बताइएगा कि पाकिस्तान वापस आकर ये ई गेमिंग के बारे में कुछ शऊर बेदार करना चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों में, खासतौर पर जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको बताना चाहते हैं? हाँ ज़रूर, मैं कहना चाहता हूँ उनको कि जिस तरह दूसरी स्पोर्ट्स हैं, इस स्पोर्ट्स में भी आपका दिमाग बहुत तेज होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ये सारी गेम ही दिमाग की है और इसके अंदर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है। और और ये ई स्पोर्ट्स के अंदर आपको डाइट भी करनी पड़ती है, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, आपको एक प्रॉपर लाइफ टाइम गुजारना, एक प्रॉपर लाइफ रूटीन है एक जो आपको देनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि और ये चीज़ बुरी नहीं है, जो पेरेंट्स बहुत बुरा समझते हैं इस चीज़ को कि गेमिंग खेलना बहुत आपके ज़हन के लिए बहुत अच्छी है और इसके अंदर प्रोफेशनल आप पैसा भी कमा सकते हैं। और क्योंकि हर बंदा बैठा घर में आजकल पबजी खेल रहा है, दूसरी गेम्स खेल रहा है, तो उससे भी आपका ज़हन तेज होता है। और मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि इस पे गेमिंग पे ज़रूर रोशनी डाली जाए, क्योंकि इस पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही आजकल और इस पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए लोगों को, और यही मेरा पैगाम है। सही, चलें ठीक है अरसलान, आपका ये पैगाम भी उन वालिदैन तक पहुँच गया जो अपने बच्चों को गेम खेलने नहीं देते। जी सलमान, कुछ तैयार कर लिया होगा यकीनन आपने इन 2-3 मिनट्स में अपना कोई कंटेंट? जी बिल्कुल, आतिफ असलम साहब का एक बोल चैनल से रिलेटेड बोल मूवी का सॉन्ग है, होना था प्यार हुआ मेरे यार। और आजकल आपने देखा है बारबेक्यू चल रहे हैं, कुर्बानियाँ हुई हैं, गोश्त ही गोश्त है, दावत ही दावत है, तो उस पर एक पैरोडी सुनाना चाहूँगा आपको। शुरू करें। दावत है यार, टिक्का तैयार, आएंगे घर मुफ्ते हजार, दावत है यार। जबरदस्त, आई एम रियली सॉरी आतिफ भाई। ठीक, कोई मसला नहीं। सलमान नुमान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सलमान, आपने हमारी ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। मोहम्मद वसीम हमारे साथ प्रोफेशनल बॉक्सर मौजूद थे, अरसलान ऐश हमारे साथ गेमर हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और एक बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन जिंदाबाद पाकिस्तान का मकसद ये है कि पाकिस्तान के उन रोशन सितारों को जो कि आपके सामने आमतौर पर नहीं आ पाते, बोल के प्लेटफॉर्म से आपके सामने लाया जाए और उनको मुतारिफ कराया जाए। इस खुसूसी ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।